क्या इंटरनेशनल लॉ वाकई रियल लॉ है या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स को लीगल लैंग्वेज में लिखा गया है? आलमी कानून या इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा कानून जब इसको मुरतब किया जा रहा था तो इसके बेसिक प्रिंसिपल्स में ये लिखा गया कि ये कानून दुनिया के हर मुल्क पे इक्वली इम्प्लीमेंट किया जाएगा, चाहे वो मुल्क पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली या कल्चरली कितना पावरफुल क्यों ना हो या कितना कमज़ोर क्यों ना हो, चाहे कोई मुल्क ज़मीन के हिसाब से कितना बड़ा या छोटा हो, इनमें से कोई भी चीज़ इस कानून के निफाज के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी। लेकिन जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई तो जो लिखा गया था उससे एक कंट्राडिक्शन स्टार्ट होने शुरू हो गई। अब कानून में ये लिखा गया था कि तमाम मुल्कों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जब कोई पावरफुल मुल्क कानून तोड़ रहा था तो उसको वैसी सज़ाएं नहीं मिली जैसा कि एक वीक कंट्री ने जब इंटरनेशनल लॉ के किसी बेसिक प्रिंसिपल को वायलेट किया। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि क्या इंटरनेशनल लॉ वाकई लॉ है भी सही या फिर मगरबी दुनिया की न्यू इम्पीरियलिज्म को प्रलॉन्ग करने के लिए ग्लोबल पॉलिटिक्स को लीगल लैंग्वेज में लिखा गया है। ये एक ऐसा सवाल है जो 1947 से लेकर आज तक हर डेवलपिंग कंट्री के लीडर्स और सिटीज़न के दिमाग में आता है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए कि क्यों एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ इंटरनेशनल लॉ को शक की नज़रों से देखते हैं, तो इसकी सिंपल रीज़न ये है कि इंटरनेशनल लॉ 17 और 18 सेंचुरी में यूरोप में डेवलप हुआ। यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी मुल्क थे उनके लिए तो इंटरनेशनल लॉ का तकद्दुस का ख्याल रखते थे और वहाँ पे सोवरेनिटी ऑफ स्टेट का ख्याल रखा जाता था और स्टेट्स के राइट्स की प्रोटेक्शन की जाती थी। लेकिन यूरोप के कॉन्टिनेंट के बाहर इनका वे ऑफ गवर्नेंस काफ़ी डिफरेंट था। तो उस टाइम के इंटरनेशनल लॉ के जितने भी फेमस जुरिस्ट थे उन्होंने एक लीगल डॉक्ट्राइन डेवलप की थी, जिस डॉक्ट्राइन का नाम था द मिशन ऑफ सिविलाइजिंग और द स्टैंडर्ड सिविलाइजेशन। अब इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग यूरोप के बाहर के जितने भी मुल्क हैं या जितनी भी आबादी दुनिया पे बस रही है उनका वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड वे ऑफ लिविंग नहीं है और इनको सिविलाइज करने के लिए फिर उनको एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया कि भाई आपने जाके इनको कॉलोनियलाइज करना है और इनको रहन सहन के, गवर्नेंस के, पॉलिटिक्स के और इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप करने की वैल्यू सिखानी है। तो एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग ये जो सिस्टम बनाया गया था ये हमारे लोगों की भलाई के लिए या इंसाफ के लिए बनाया ही नहीं गया था, बल्कि ये सिस्टम की अगर बेसिक कोर डेवलपमेंट आइडियोलॉजी देखी गई जाए तो वो क्या थी? कॉलोनियलाइजेशन। ये कॉलोनियलाइजेशन ही वो वहद चीज़ है जो एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन लोगों के दिमाग में है कि जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल लॉ को शक की नज़रों से देखते आ रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद डेवलपिंग कंट्रीज़ ने एक दफ़ा फिर इंटरनेशनल लॉ को एक और चांस दिया कि वो ग्लोबल लेवल पे जस्टिस को इंश्योर कर सके। अब की बार यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक और सिस्टम डेवलप किया जिसको ग्लोबल लेवल पे डेमोक्रेटिक सिस्टम कहा गया और इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के निफाज के लिए उन्होंने यूएनओ, अक़वाम मुत्तहिदा जैसा इंस्टीट्यूशन बनाया। इस तरह फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिस्टम के लिए उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बनाया जिसको IMF कहा जाता है। अब ग्लोबल साउथ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग ये उम्मीद कर रहे थे इस बार कि इस सिस्टम में दुनिया के तमाम ममालिक को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और UN के चार्टर को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसी कंटेक्स्ट में ग्लोबल साउथ के लोगों ने न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का प्रपोज़ल 1970s में दिया जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया। अब इस प्रपोज़ल का मेन मकसद ये था कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ग्लोबल साउथ की आवाज़ को या फिर जितने भी पुअर या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाए और उनके इंटरेस्ट को माइंड में रखते हुए पॉलिसीज़ को ग्लोबल लेवल पे डेवलप किया जाए। लेकिन इस प्रपोज़ल का भी सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस या अपोजिशन आई वो यूरोपियन कंट्रीज़
और वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से ही आई। अब ये एक और मौका था जब डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोगों ने इंटरनेशनल लॉ को फिर से शक की नज़र से देखना शुरू किया कि इंटरनेशनल लॉ वाकई कोई रियल लॉ नहीं है, बल्कि वेस्टर्न पॉलिटिक्स को और वेस्टर्न हुकूमत को प्रोलॉन्ग करने के लिए इसको लीगल लैंग्वेज में लिखा गया है। डेवलपिंग कंट्रीज़ या एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ ऐसे इंटरनेशनल लॉ पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही कि ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं है और ग्लोबल साउथ और डेवलपिंग कंट्रीज़ की सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने की हैसियत नहीं रखता। ऐसे इंसिडेंट हिस्ट्री में हुए हैं जिनकी वजह से वो इंटरनेशनल लॉ को शक की नज़र से देखते हैं। पहली दफ़ा यूएसए ने वियतनाम में 1950s में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी के बगैर आके इन्वेड कर दिया, जो यूएनओ के चार्टर 2.4 की क्लियर वायलेशन था। इसी तरह यूएनओ की मंजूरी और यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी के बगैर यूएसए ने इराक में आके 2003 में इराक की तबाही की, वो भी इंटरनेशनल लॉ के कानून के मुताबिक इलीगल थी। रशिया ने 2014 में क्रिमियन आइलैंड को एनेक्स करके इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की। इस तरह यूएसए ने ईरान के साथ न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर वेपन के रिगार्डिंग एक डील की थी और उस डील का नाम था जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने उस डील से अपने आप को बगैर किसी लीगल हैसियत के अपने आप को निकाल लिया और इंटरनेशनल ट्रीटी को ब्रेक कर दिया। ये भी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन थी। 2022 में रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करते हुए यूक्रेन को एनेक्स किया। ये इंटरनेशनल लॉ की एक और वायलेशन थी। इसराइल ने फ़लस्तीन पे अटैक करके हज़ारों के हिसाब से सिविलियन पॉपुलेशन को मार दिया और जेनोसाइड एक रेस की कमिट की। ये इंटरनेशनल लॉ की और वीकनेस थी। रिसेंटली यूएसए और इसराइल ने ईरान पे अटैक करके इंटरनेशनल लॉ की साख को और तबाह किया। अब ये सारे के सारे इंसिडेंट ऐसे हैं जो इंटरनेशनल लॉ की हैसियत की कमज़ोरी की निशानदाही करते हैं और जो इंटरनेशनल लॉ के यूएनओ के चार्टर में लिखा गया है कि आर्टिकल 2.4 ये कहता है कि कोई भी स्टेट किसी दूसरी स्टेट की टेरिटोरियल सोवरेनिटी की वायलेशन नहीं कर सकती और कोई ऐसा एक्ट कमिट नहीं कर सकती कि जो उस स्टेट के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल सिस्टम को किसी तरह भी इंडेंजर करे। लेकिन इन इंसिडेंट को देख के ये लगता है कि इंटरनेशनल लॉ तो वीक स्टेट के लिए कुछ और मायने रखता है और पावरफुल स्टेट्स के लिए कुछ और मायने लगता है, क्योंकि जब कोई वीक स्टेट या गरीब मुल्क इंटरनेशनल लॉ के किसी भी शेक की वायलेशन करती है तो उस पर मुआशी पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, उस पर पोलिटिकल पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं और गुर्बत, बेरोज़गारी, अफरा तफरी ये उस मुल्क के अवाम का मुकद्दर बन जाती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई पावरफुल स्टेट इंटरनेशनल लॉ के किसी आर्टिकल या किसी शेक की वायलेशन करती है तो उस पर उसी टाइप की कोई सज़ा नहीं इम्पोज की जाती। सो ये दोहरा मेयार इंटरनेशनल लॉ की वीकनेस को शो करता है और ग्लोबल साउथ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग फिर इस शक को यकीन में बदल देते हैं कि इंटरनेशनल लॉ वाकई कोई लॉ नहीं है, बल्कि ये वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम को प्रोलॉन्ग करने के लिए एक लीगल डॉक्यूमेंट में लिखी हुई एक पॉलिसी है। इंटरनेशनल लॉ के फेलियर के इतने इंसिडेंट जब सामने आते हैं तो ये भी दिमाग में आता है कि इंटरनेशनल लॉ इतना वीक आखिर किन वजूहात की वजह से है। सो पहली जो वजह है इसकी वीकनेस की वो है एब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। अब इंटरनेशनल लॉ का जितना भी इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज़्म है, यूएनओ को ले लो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को ले लें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लें, ये सारे के सारे सिस्टम कंसेंट बेस हैं। मतलब अगर किसी दो मुल्कों में लड़ाई हुई है और दोनों ये विलिंग हैं कि वो अपना मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाएंगे, तो तब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास ये अथॉरिटी है कि वो उस इशू को देखे और उस पर अपनी कोई प्रोसीडिंग या फिर अपनी कोई जजमेंट दे सके। इसलिए इंटरनेशनल लॉ को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके पास ग्लोबल लेवल पे कोई पुलिस फोर्स नहीं है, इसके पास कोई ग्लोबल लेवल की ब्यूरोक्रेसी नहीं है और इंटरनेशनल लॉ के पास कोई ग्लोबल लेवल की जुडिशल अथॉरिटी भी नहीं है। ये सारे के सारे जितने भी स्टेट के लेवल पे इंस्टीट्यूशन काम कर रहे होते हैं, जिस तरह पुलिस फोर्स होती है, अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी बनाई जाती है तो वो पुलिस उसको जाके एग्जीक्यूशन कराती है और इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाती है।
सिमिलरली अगर कोई पॉलिसी स्टेट बनाती है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ब्यूरोक्रेसी इफ़ेक्टिव होती है और उनके पास फोर्स होती है कि वो जाके इम्प्लीमेंट करवा सकें। और अगर कोई लीगल डिसीजन लेना है तो स्टेट की जो जुडिशल सेटअप होता है उनके पास ये पावर होती है कि वो डिसीजन अपना दें और उसको इम्प्लीमेंट करवा सकें। लेकिन ग्लोबल लेवल पे ऐसा कोई नहीं सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, लेकिन ये सारे के सारे उस लेवल के इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों स्टेट की रजामंदी ज़रूरी होती है। सो ये पहली वजह है जिसकी वजह से इंटरनेशनल लॉ उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है जितना डोमेस्टिक लॉ होता है। आलमी कानून की कमज़ोरी की दूसरी सबसे बड़ी जो वजह है वो अब भी पावरफुल स्टेट्स का ज़्यादा डोमिनेंस है। अब जब 1947 में यूएन का चार्टर डेवलप किया गया तो वहाँ पे 5 स्टेट्स को वीटो पावर दी गई। अब इन स्टेट्स में यूएसए, यूके, चाइना, रशिया और फ्रांस हैं। कोई भी यूएन जनरल असेंबली अगर कोई रेजोल्यूशन पास करती है और इनमें से कोई एक मुल्क उस रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़ वोट दे देता है तो फिर उस रेजोल्यूशन की कानूनी कोई हैसियत नहीं है और यूएन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। सो हर ब्लॉक ने अपना एक पावरफुल कंट्री अपने साथ रखा हुआ है जो उनके इंटरेस्ट इस जो कि लीगल इंस्टीट्यूशन कहना चाहिए था लेकिन इसको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के तौर पे यूटिलाइज़ करते हुए अपने इंटरेस्ट को हमेशा से प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। अब इजराइल चूँकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है लेकिन वो यूएसओ के थ्रू जितने भी उसने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की हैं वहाँ से लीगल फ्रेमवर्क से प्रोटेक्शन यूएसए के थ्रू हासिल करता आ रहा है। जब भी इजराइल कोई इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करता है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसके ख़िलाफ़ कोई रेजोल्यूशन पास करती है तो यूएसओ उसको वीटो कर देता है। बाकी भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसने जहाँ जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की उन्होंने किसी परमानेंट मेंबर के थ्रू अपने इस वायलेशन को सैंक्शन से बचने के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट किया। सो दूसरी वजह है कि इंटरनेशनल लॉ का जो लीगल सेटअप है वो डोमिनेटेड है पावरफुल स्टेट्स की तरफ से। सो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ में एक वॉइस कंटिन्यूसली रेज़ कर रही है वो ये कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड ये चाहती है कि दुनिया में वाकई डेमोक्रेसी हो और इस इंटरनेशनल सिस्टम को वाकई डेमोक्रेटिक होना चाहिए तो फिर यूएनओ में, आईएमएफ में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में और वर्ल्ड बैंक में ग्लोबल साउथ के लोगों की आवाज़ को भी शामिल होना चाहिए और उनके इंटरेस्ट को भी पॉलिसी मेकिंग के दौरान सामने रखना चाहिए ताकि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए और उनके मुकद्दर में भी इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली होनी चाहिए। लेकिन अगर ये सिस्टम ऐसे ही वेस्टर्न वर्ल्ड से डोमिनेटेड रहा और सेम टाइम पे वेस्टर्न वर्ल्ड ये नैरेटिव प्रोपोगेट करती रही कि हम फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के लिए ये कर रहे हैं, हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए ये कर रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल लॉ ऐसे ही इनइफेक्टिव रहेगा और ग्लोबल साउथ के लोग इंटरनेशनल लॉ को ऐसे ही शक की नज़रों से देखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू वांट एनी वीडियो ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड टेल मी इन द कमेंट।